आपका मेज़बान शेख अब्दुल। अवाम की अदालत में आज हमारे साथ माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब सैयद सलमान रज़ा जाफरी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आप अपने इब्तदाई हालात और तालीम के बारे में कुछ आगाह करें। बेसिकली जी क्रेसेंट मॉडल स्कूल था, जी। उधर ही से थ्रू आउट हमने एजुकेशन की। फिर मैट्रिक में नंबर्स तो बहुत अच्छे थे, पर सारे दोस्तों ने भी उधर ही ज्वाइन किया, तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज की बजाय फिर क्रेसेंट में ही हम आ गए। फिर मैंने कॉमर्स किया, बीकॉम, एंड देन फिर पंजाब लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया। और क्योंकि मेरे फोर फादर्स भी इसी प्रोफेशन में थे, आई एम इन थर्ड जनरेशन। मेरे दादा भी इंडिया में जज भी थे, और वो पाकिस्तान में भी आके उन्होंने 1947 में फर्म इस्टेब्लिश की और प्रैक्टिस भी की। फिर मेरे फादर भी इसी प्रोफेशन में रहे। ही वाज अ वेरी सीनियर लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सैयद सज्जाद रज़ा जाफरी। तो मुझे मगर उन्होंने कभी कहा नहीं कि आप इस पेशे में आए। हम इस पेशे की तरफ आगे चलेंगे सर, सिर्फ आपकी तालीम के हवाले से बात हो गई है। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने पंजाब लॉ कॉलेज से लॉ किया। तो फॉरेन भी जाना चाहते थे, बट वो नहीं कर सके क्योंकि वालदैन की कुछ तबीयत ऐसी नहीं थी। बहरहाल फिर 96 में मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया हमने। सर, जैसे कि आप मजहबी और तालीमी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, माजी के और आज के मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? जब हम क्रेसेंट में पढ़ते थे ना, तो मुझे याद है हमारे बहुत से टीचर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम, वो अपनी जेब से पैसे खर्च करके हमें नोट्स देते थे। उनमें पैशन होता था, मोहब्बत होती थी। और आई थिंक सो ये सबसे बड़ी बात थी, जो कि जिसकी वजह से हम उनसे इंस्पायर होते थे कि वो अपनी कॉस्ट पे इदारे से भी नहीं लेते थे, और हम देखते थे कि उन्हें पैशन होता था पढ़ाने का। घरों में भी आते थे, हम अगर नहीं कभी कोई छुट्टियां ज्यादा कर ली हैं तो वो घरों में भी आ जाते थे। तो आई थिंक सो ये चीज मिसिंग है आजकल, कि वो टीचर्स का वो पैशन नहीं है। और दूसरी चीज जो मिसिंग है कि हम वो एहतराम भी उस तरह से नहीं कर सकते। उस जमाने में इवन अगर कोई, ऐसा तो नहीं था कि कोई ज्यादा मार पिटाई होती थी, मगर अगर कभी कोई एक तरह से प्यार से ही मारते थे ना, तो कोई अपना हाथ भी हटा ले तो इसको भी बुरा समझा जाता। आपको सर शोबे वकालत की तरफ आने का ख्याल बचपन से था या किसी के कहने पर आपको सीखना है? देखें, अब मेरे जो वालिद थे वो भी एक बड़े फेमस लॉयर थे। मेरे दादा भी ही इंडिया में भी वो गवर्नर जनरल के काउंसिल रहे, पाकिस्तान में भी उन्होंने स्टेट्स का केस भी किया। तो हम देखते थे, इवन सुप्रीम कोर्ट अपने वालिद साहब के साथ में जाता था जब वो रावलपिंडी के अराउंड होता था, मगर उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं। उसका डिजायर जरूर था, मगर वो क्योंकि इतने ओपन माइंडेड थे और वो पसंद नहीं करते थे कि किसी को डोमिनेट किया जाए, तो आई थिंक बाय चॉइस ही फिर मैंने इसको अडॉप्ट किया। कैरियर के इस ज़माने में किन शख्सियात ने आपकी रहनुमाई करनी है? इसमें आप ये समझें कि क्योंकि ये जब हमने प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले ही हम एक इंटरेक्ट करते थे वालदैन के, मतलब वालिद के साथ सुप्रीम कोर्ट भी जाते थे, तो इस चैम्बर में भी आते थे। तो उनके एक एसोसिएट थे जिनका मैंने जिक्र भी आपसे किया पहले, कि उनकी चंद दिन पहले डेथ हुई, सैयद ज़मीर हुसैन। ही वाज आल्सो द चेयरमैन एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल, 60 इयर्स उनकी प्रैक्टिस थी। तो आई थिंक सो उन लोगों को देख के भी हमें शौक हुआ कि ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है। और वो जिस तरह के लोग थे, मैंने आपको बताया कि वो इवन हमने देखा, इवन इस प्रोफेशन में आने से भी पहले, कि वो इस तरह के लोग थे कि रात को वो, मतलब अब कोर्ट से आए हैं, सारा रात काम किया और उसी ड्रेस में अगले दिन कोर्ट्स में चले गए। तो माय फादर वो थोड़ा सा, आई एम अ बिट डिफरेंट। उनकी
वो मेरे से शायद बहुत बेहतर लॉयर थे, ही कुड हैव, मैं उनको डिस्क्राइब तो उस तरह से नहीं कर सकता। तो बहरहाल एक तरह से ये आप कह लें कि इन लोगों को देखा तो जो चॉइस मैंने की वो इस वजह से कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है और कोई आप पे वो कोई जैसे कि अभी आपने फरमाया कि प्रोफेशनल शोबा है ये, वकालत का वकालत के शोबे को प्रोफेशनल शोबा कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ जिससे इस शोबे में की इज्जत में कमी आई? देखिए, बात ये है कि ये तो सोसाइटी का जो मॉरल्स होते हैं, अगर वो डिग्रेड होंगे तो वो तो अक्रॉस द बोर्ड नजर आएंगे। तो इसको आप स्पेसिफिकली नहीं किसी प्रोफेशन के हवाले से बात नहीं कर सकते। डॉक्टर्स में भी आप देखें, आप लॉयर्स में भी देखें, तो वो डिग्रेडेशन है। और दूसरी उसकी शायद ये भी वजह है कि अभी भी लोग अच्छा काम भी करते हैं, जो डेडिकेटेड भी हैं, जो ऑनेस्ट भी हैं, मगर उन लोगों को शायद हाईलाइट भी नहीं किया जाता। सर, और जैसे कि आप प्रोफेशनल वकील हैं, एक प्रोफेशनल वकील अपने मुकदमे के दौरान अदालतों में जब पेश होते हैं तो तहकीक और मुताले के तहत पेश होते हैं, लेकिन आजकल के वकला में ये जरूरत नहीं पाई जाती। इसकी क्या वजह है? देखें, बात यह है कि मैं तो अभी भी बिलीव करता हूँ जी। कि प्रोफेशनल लॉयर जो होता है ना, ये एक तासुर है जी। कि शायद जो रिलीफ है वो लोग नहीं लेके दे सकते, और जो थोड़ा सा पॉलिटिकली हाईलाइट होते हैं, मैं इस चीज को ठीक नहीं समझता। अल्टीमेटली, क्योंकि देखें अपील भी होनी है, केस ऊपर भी जाता है, अल्टीमेटली जो ट्रू प्रोफेशनल है ना वो ही प्रिवेल करता है। तो वो चीज टेम्पररी, आप एक रिलीफ ले लें, एक इंटरम रिलीफ ले लें, क्योंकि देखें जब एक केस बना ही सही नहीं होता और उसको फॉलो नहीं किया जाता और जस्ट इंप्रेशंस पे चल रहा है, तो वो अल्टीमेटली दैट इज बाउंड टू फेल। सर, जज साहिबान की तालीम और तरबियत के सिलसिले में पाकिस्तान में जुडिशल अकेडमियाँ कायम हैं, लेकिन वकला बिरादरी के लिए ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं उठाए गए। इसकी वजह क्या है? देखें, ये तो बेसिकली तमाम जो प्रोफेशंस हैं इसमें तो आप यूं समझें कि इसमें इस एक हद तक लॉयर्स का भी कसूर है कि ये तो ट्रेनिंग बुनियादी तौर पे सब प्रैक्टिकल है। ठीक है, इदारे तो एक हद तक आपको पढ़ा देते हैं, वो भी कुछ रिफॉर्म नहीं हुए, क्योंकि आप एकेडमिक हवाले से तो पढ़ लेते हैं, जब आप प्रोफेशन में आते हैं तो आप बिल्कुल एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है आपको। तो वो तो ठीक है जो तालीमी निज़ाम के हवाले से बात है, मगर बुनियादी तौर पे आई थिंक सो इधर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़ी लॉ फर्म्स इमर्ज नहीं कर सकती, जो मेरा अपना अंदाजा है। एक पर्सनैलिटी के हवाले से चीज़ें आगे गई हैं, पर एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स डेवलप नहीं हो गए जिस तरह बाहर की दुनिया में है। तो आपके ख्याल में इस सिस्टम को कैसे फाल किया जाए? देखें, ये तो बुनियादी तौर पे मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से मॉरल्स हैं आपकी सोसाइटी के, जब वो डिग्रेड हो जाएंगे तो फिर आपकी तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम प्रोफेशंस डिग्रेड होंगे। तो जब ये ओपनली प्रॉस्पर कर सकते हैं उसी वक्त कि जब आपके एक सिविलाइज्ड एक माहौल हो। तो इधर तो आप ये देखें ना कि रिलीफ ओरिएंटेड सिस्टम, ये लोगों को जब माशरे में 90% लोगों को ये बिलीफ है कि हम रिलीफ लेने का जो तरीका है वो कानून के जरिए से नहीं है, ये बिलीफ होता है, एक इंप्रेशन है गलत या सही। तो आप इसी तरह फिर कॉरस्पॉन्डिंग वो जो सिस्टम्स डेवलप ही नहीं होंगे, तो बाहर की दुनिया में भी चीजें गलत भी होती होंगी, मगर बाय एंड लार्ज उधर क्या होता है कि लोगों को है कि जी हमें लॉ रिलीफ देगा। तो उधर इदारे डेवलप हैं, एक एक फर्म में 100 लॉयर्स हैं, तो उधर एक फर्म रिप्रेजेंट करती है। तो पाकिस्तान में आई थिंक सो आप देखें ना कि लॉ फर्म्स इमर्ज नहीं कर सकी, वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है कि एक बंदा हाईलाइटेड है और एक इदारा नहीं है कोई डेवलप हो सका, जिसकी वजह से जो यंग लोग आते हैं वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाते। तो और ज्यादातर लोग जो हैं वो मेरा ख्याल है कि वो पॉलिटिक्स के हवाले से भी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं जो यंग लोग हैं, ना कि उस प्रोफेशन के हवाले से कोई उनको ट्रेनिंग का कोई सिस्टम हो, इसलिए वो फर्म्स का निज़ाम नहीं है जिसके तहत वो लर्न कर सके। अब हम आते हैं अदलिया की तरफ।
माजी से अंग्रेज का कानून, काफ़ी तरमीम की गई इस कानून में, जिसके मनफी असरात मरतब है। आप क्या राय रखते हैं कि ये दुरुस्त फैसले होते हैं, ये जो पार्लियामेंट में नए नए कानून तजवीज़ किए जाते हैं, लाए जाते हैं, इससे क्या असरात पड़ते हैं? देखिए ना, बेसिकली पार्लियामेंट का तो काम ही यही है कि वो अमेंडमेंट्स करे, नए लॉज लेके आए। मगर आपके मुल्क में तो वो तो एक प्रोसेस है ना, कि एक चीज आप एक प्रपोजल लेके आए, उसके ऊपर डिबेट हो, वो पब्लिक में भी डिबेट हो, लॉयर्स में भी हो, और फिर एक इमर्ज करता है एक लॉ। मगर इधर तो आप देखें, मेजोरिटी जो लॉज हैं वो तो एक सेक्शन ऑफिसर प्रपोज कर देता है, तो वो तो ऑर्डिनेंस के जरिए से आ जाते हैं और वो ही बाद में एक्ट बन जाते हैं। तो आई थिंक सो वो तो सिस्टम बिल्कुल इनएक्टिव है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो उसका असल जॉब है कि वो हर चीज के लिए लेजिस्लेशन करे, तो वो चीज बेसिकली फंडामेंटली फ्लॉड है। इवन अब आप देख लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये अदलिया की जिम्मेदारी या हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी? नहीं, अदलिया की तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी नहीं, अदलिया ने तो लॉज नहीं बनाने, ये जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट की है, उन्होंने ही लॉज बनाने हैं। तो अगर तो वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी को जेन में रख के लॉज बनाएंगे और उस पर प्रॉपर डिबेट होगी और उनकी जो नीयत है वो ठीक होगी तो आगे जाएगा। अगर तो वो अपनी एम्स को और ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए और एक पावर। सर, आप कानून की बात कर रहे हैं, आइन कानून बनाना पार्लियामेंट का काम, इंसाफ फराहम करना अदलिया की जिम्मेदारी, अमल दरामद कराना हुकूमत वक्त का जिम्मेदारी। अमल दरामद कैसे कराया जाए सर? आप कानून की बात कर रहे हैं। देखें, वो तो सिस्टम, मेरा ख्याल है बुनियादी सिस्टम में फ्लॉज हैं, फंडामेंटल फ्लॉज हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक हम अपने सीनियर से भी ये सीखते थे, वो सर्टेनिटी होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक केस दायर होता है, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको अगले दिन डिसाइड कर दें, एक सर्टेनिटी होनी चाहिए कि जी ये केस इतने टाइम में डिसाइड हो जाएगा। मैं कहता हूं जी 5 साल ही से, एक सर्टेनिटी होनी चाहिए। हमारे यहां डिस्पोजल के हवाले से भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इधर हमने बड़े सिस्टम देखे तो सर कैसे ही नहीं लगते हैं, कैसे लगते हैं तो फिर वो साला साल इंतवा का देखिए ना, इसीलिए कि वो बेसिकली कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम ना फिक्सेशन का है और ना ही उसकी कोई डिस्पोजल का कोई तरीकाकार है। तो बेसिक जो चीजें हैं ना वो ही एड्रेस नहीं हो सकी कि एक केस है, ये तो नहीं होना चाहिए कि एक केस 1 महीने के बाद फैसला हो जाए और एक केस 10 साल भी ना लगे। तो इधर भी आप देखें कि हाई कोर्ट में केस मैनेजमेंट सिस्टम है, मगर आपके हजारों केस जो जिनकी टर्न नहीं आती, जिसको हम कहते हैं कि लेफ्ट ओवर हो गए, वो दोबारा आप एप्लीकेशन देनी पड़ती है तो वो लगते हैं, अदरवाइज वो अक्सर लगते ही नहीं। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि एक केस आज लगा हुआ है तो पहले से ही एक लॉयर को पता होना चाहिए कि इसकी अगली डेट ये पड़ेगी, अगर ये उस दिन डिसाइड नहीं होता। तो ट्रांसपेरेंसी लाए ना, सर्टेनिटी लाए, जिस हद तक भी ला सकते हैं आप। तो फिक्सेशन के हवाले से भी एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होनी चाहिए, और अब फिक्सेशन के हवाले से तो मैं समझता हूं कि कोई ग्रे एरिया नहीं है, 100% सर्टेनिटी हो सकती है। इसी तरह डिस्पोजल की भी आप लिमिट्स लगाएं, यदि मैक्सिमम इस पीरियड से आगे नहीं जाएगा ये केस। अब मिसाल आपको मैं देता हूं, मैंने एक सजेशन दी भी थी बहुत जगह पे कि भी आप कम केस लगाएं। मैं एक दफा हाई कोर्ट गया तो मैंने चीफ साहब से भी मुलाकात की उधर, तो मैंने कहा जी मेरा केस फाइनल आर्गुमेंट्स पे है, इट्स अ सूट, ट्रेडमार्क का एक सूट था। तो मैंने कहा जी ये 40वें नंबर पे लगा हुआ है ऑन फाइनल आर्गुमेंट्स, 40th नंबर ऑफ फाइनल आर्गुमेंट्स, उससे पहले बहुत और केसेस भी हैं। तो मैंने कहा जी आप, मैं भी इधर 10 साल से कराची आ रहा हूं, फ्रॉम 2006 टू 2016, तो आपका जो डिस्पोजल है आपको भी पता है कि वो 2 केसेस फाइनल आर्गुमेंट्स के डिसाइड नहीं होते, शायद एक होता हो, शायद, मेरा ख्याल इससे भी कम था। तो मैंने कहा आप 40th नंबर पे मेरा केस लगा रहे हैं। तो बेसिकली होना ये चाहिए कि भाई आप देखें कि जजेस कितना डिस्पोजल कर सकते हैं, और मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि जी आजकल का डिस्पोजल है जी 10 केसेस का, तो आप उनके पास 15 केस लगा दें। अब आप 100 केस लगा देते हैं, फाइल्स आती हैं जाती हैं, लोग आते हैं,
आप देखें कितनी इसकी वजह से ट्रैफिक होती है। हम बात करते हैं जी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की, जब आप 10,000 केस लगाएंगे और डिसाइड करेंगे आप 200 केस, तो इसका क्या रिजल्ट है कि आपकी एनर्जी सब वेस्ट हो रही है। और जो लोग आएंगे मुख्तलिफ इलाकों से, वो भी, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे आपका पेट्रोल भी बर्न होगा, इससे आपकी पोल्यूशन भी आएगी। तो ये भी फैक्टर्स हैं सर। माजी से हम आप सुनते चले आ रहे हैं, माफिया ग्रुप, बर्तन माफिया, कब्जा माफिया, पर्ची माफिया, अब ये माफिया ग्रुप अदालतों तक पहुंच गया है। अदालती निज़ाम और फैसले बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए माफिया ग्रुप? देखें, बात पता क्या है, ये चीजें सब इंप्रेशंस हैं, अगर ये सही भी हों या गलत भी हों, बेसिकली बात ये कि आप रूल ऑफ द लॉ के ऊपर काम करें। जो मैं बात कर रहा हूं कि इधर आप चीजों में सर्टेनिटी लेके आए, कोई तरीका कार बनाएं। अब पार्लियामेंट भी है, उसके पास पावर तो है ना कि वो बहुत सी चीजों को रेगुलेट कर सकती है। खाली जुडिशरी का काम नहीं होता डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, उन्होंने तो केसेस को डिसाइड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसने देना है? अब ये आप लाहौर में देखें कि मॉडल टाउन में इन्होंने सेपरेट किए कोर्ट्स, उसका जरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाके देखें, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्टेट ने प्रोवाइड करना होता है। तो ये तो देखें, इस तरह तो होगा, जब एक चीज आगे नहीं बढ़ेगी तो वो स्टैग्नेशन हो जाएगी। जो स्टैग्नेशन है वो खुद हजारों खराबियों का बाइस बनेगी। जब केसेस डिसाइड होंगे, लोगों को पता होगा, एक ट्रांसपेरेंसी होगी, तो चीजें फिर क्लैरिफाई हो जाएंगी और चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्यों कि लोग फिर मायूस इसलिए नहीं होंगे, उनको पता है कि ये अपील हो जाएगी। उसके अंदर ग्रुप के हाथों जज साहिबान प्रेशराइज होते हैं। किनके हाथों जी? माफिया ग्रुप के हाथों। इसकी वजह क्या है? देखें, बात ये तो पूरी दुनिया में चलता है, ये तो हर जगह पे है। तो आई थिंक सो ये आजकल के जज साहिबान के जजमेंट नहीं बोले जाते हैं। नहीं, देखें, आजकल की जुडिशरी, मेरा हो सकता है एस्टिमेट गलत हो, मैं समझता हूं कि इस वक्त की जो जुडिशरी है वो वन ऑफ द बेस्ट है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मगर आई थिंक सो वो प्रोपोगेंडा बहुत ज्यादा है, मगर आई थिंक सो, देखें 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता। इवन जो इस कायनात का सबसे अजीम तरीन दौर है, जिसको हम कहते हैं कि जिसमें इमाम मेहदी भी आएंगे, बहरहाल, तो उसमें क्या कहा गया है कि वो दुनिया को, जो मुस्तनद तरीन हदीस है वो क्या है कि वो दुनिया को अदल से इस तरह भर देंगे जिस तरह से वो इससे पहले जुल्म से भरी हो। इसका क्या मतलब है कि चीजें रिवर्स हो जाएंगी, जुल्म तो फिर भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है। तो जब अल्लाह चाहता है कि लोग हुस्न इख्तियार के जरिए से आगे आए, अदरवाइज खुदा अगर चाहे अपनी विल को इंप्लीमेंट करना चाहे तो उसको कौन रोक सकता? तो इसलिए बुनियादी तौर पे ये खुदा ने जो इख्तियार दिया है ना आपको, इसी की वजह से इंसान जो है वो सरकशी करता है। सर, माजी से अदालतों में जज साहिबान की कमी का मामला, तादाद बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी? नहीं, तादाद की तो बात आप करें ही ना। अभी आप देखें कि हाई कोर्ट्स में मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 40% हाई कोर्ट में वैकेंसियां खाली हैं। तादाद तो आप उस पर बढ़ाएं, जबकि आप पहले वैकेंसी देखें। मैं यही बात आपसे पहले कर रहा था कि जी इधर केसेस की फिक्सेशन की सर्टेनिटी नहीं है पूरे पाकिस्तान की। मैं चैलेंज कर सकता हूं आपको, बिल्कुल, अगर कोई आप बहुत डिटेल में बात करना कभी चाहे कोई, तो मैं इसको देख सकता हूं। मैं चैलेंज करता हूं, मैंने कराची का भी सिस्टम देखा है, इधर तो बेसिक फिक्सेशन का सिस्टम में ही सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सा केस कब होगा। इवन जो केसेस लगते हैं उनकी भी नेक्स्ट डेट कई दफा नहीं लगती, या वो अगर टर्न नहीं आती तो वो भी ग्रे एरिया में चले जाते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्टेनिटी की बात है। अब आपने बात की जी बर्डन बहुत ज्यादा है तो जजेस आने चाहिए, तो होना ये चाहिए कि भी जो भी वैकेंसी हो वो उस वैकेंसी से पहले पूरी हो, ताकि एक दिन भी वेस्ट ना हो। तो ये तो आप कर सकते हैं ना। इससे क्या होगा कि आपको बल्क में अपॉइंटमेंट्स भी नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आप 20-20 अपॉइंटमेंट्स करेंगे तो उसमें फिर 5-10 लोग इधर उधर से भी फिर इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो क्या ये सिस्टम बहुत मुश्किल है कि एक आपको पता है कि हाई कोर्ट की जज की रिटायरमेंट की ये एज है, ठीक है, तो उन्होंने से जी 30 सितंबर को रिटायर होना है, तो आप उससे पहले अपॉइंटमेंट करें ताकि एक दिन भी वेस्ट ना हो। तो इसी तरह आप देख लें कि हाई कोर्ट की जो सीट्स हैं वो